तद्धित प्रकरण के शैक्षिक अधिकार में पुनः एक नवीन रूप सिद्धि लेकर हम यहाँ उपस्थित हैं। पिछले वीडियो में हमने प्रायभवः सूत्र से एक पद देखा था जिसकी निष्पत्ति की गई थी माथुरः। अब यहाँ पर एक नवीन सूत्र के साथ में रूप सिद्धि देखते हैं। नवीन सूत्र है कोषाढ ढाय। कोषाढ ढाय यह सूत्र कहता है कि सप्तम्यंत कोश प्रातिपदिक से संभूत इस अर्थ में तद्धित संज्ञक ढय प्रत्यय होता है। यह सूत्र जो पीछे हमने एक सूत्र देखा था संभूते, उस सूत्र का अपवाद सूत्र है। संभूते सूत्र का यदि हम अर्थ देखें तो वह कहता है कि सप्तम्यंत सुबंत प्रातिपदिक से अर्थात किसी भी प्रातिपदिक से संभूत अर्थ में अण प्रत्यय होता है। यहाँ यह उसको बाध करके कहता है कि सप्तम्यंत यदि कोश शब्द हो तो संभूत अर्थ में तद्धित संज्ञक ढय प्रत्यय होता है। यदि हम पद प्रयोग देखें तो हमारा पद प्रयोग बनता है कौशेयम वस्त्रम। नपुंसकलिंग का यह शब्द है कौशेयम वस्त्रम। तो कौशेयम शब्द को यदि हम लौकिक विग्रह देखें तो लौकिक विग्रह बनता है कोशे संभवती इति, और अलौकिक विग्रह यदि देखें तो कोश प्लस गी। इस सप्तम्यंत कोश प्लस गी सूत्र से अलौकिक विग्रह से कार्य को संपन्न करना है तो हम सर्वप्रथम संभूते सूत्र से यदि हम इसका विग्रह के आधार पर प्रयोग सिद्ध करें तो कोश प्लस गी इस अवस्था में संभूत अर्थ में सर्वप्रथम संभूते सूत्र से अण प्रत्यय की प्राप्ति होती है, किंतु कोषाढ ढय सूत्र से सप्तम्यंत समर्थ सुबंत कोश प्लस गी से ढय प्रत्यय का विधान कहा गया है। अतः ढय प्रत्यय हुआ, तब हमारी स्थिति बनी कोश प्लस गी प्लस ढय। अब यह तद्धितांत का शब्द हो गया, तब कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से तद्धितांत कोश प्लस गी प्लस ढय की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञक कोश प्लस गी प्लस ढय में स्थित सुप विभक्ति गी का लुक होता है, तब हमारी स्थिति बनती है कोश प्लस ढय। अब ढय को यदि हम देखें तो ढय में अंतिम हल वर्ण है, अतः हलंत्यम सूत्र से ढय के अंतिम हल वर्ण ञकार की इत संज्ञा होती है, और जिसकी भी इत संज्ञा होती है उसका तस्य लोपः सूत्र से लोप होता है। तब इत संज्ञक ञकार का लोप होकर ढ शेष रहता है, तब हमारी स्थिति बनती है कोश प्लस ढ। तदुपरांत आय नेयी नीयी यह फ ढ ख छ घाम प्रत्ययादि नाम। यह सूत्र हमने पूर्व में भी देखा था, जो प्रत्यय के आदि में स्थित फ ढ ख छ और घ इन वर्णों को भिन्न भिन्न आदेश करता है। तो इस सूत्र के अनुसार ढकार को प्रत्यय के आदि में स्थित ढ वर्ण को ए आदेश होता है, तब हमारी स्थिति बनती है कोश प्लस ए प्लस अ। ए का यह हल होने के कारण उसमें संयोग हो गया आकार का, तब ए अकारांत हो गया।
तो कोश प्लस एय। अब चूंकि ढय प्रत्यय ईत प्रत्यय ईत था, अतः तद्धितेष्व चामादेह सूत्र से ईत परे होने पर कोश के आदि अच ओकार को वृद्धि आदेश औकार हुआ, तब कौश प्लस ए रूप बना। और क्योंकि ईत प्रत्यय परे होने के कारण यशेति च सूत्र से ईत परे होकर होने पर भ संज्ञक टी कोश के श में स्थित आकार का लोप हो गया, तब कोश प्लस एय अर्थात सकार हल हो गया। तदुपरांत संयोग करने पर कौशेय यह शब्द तद्धितांत का बना। अब इस तद्धितांत शब्द से जैसा हमें ज्ञात है पद बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। पद बनाने की प्रक्रिया सर्वत्र वही चलती है। तो सर्वप्रथम हम सु औ जस इत्यादि सूत्र के साथ सुपह प्रत्ययः परश्च ज्ञाप प्रातिपदिकात इन सूत्रों से प्रातिपदिक कौशेय से सुप विभक्ति सु औजस आदि की प्राप्ति होती है। तदुपरांत द्वयेकयोर द्विवचनैक वचने इस सूत्र से प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में सुविभक्ति प्राप्त होती है। तब हमारा रूप बनता है कौशेय प्लस सु। अब यहाँ नपुंसक लिंग का शब्द है, अतः सु को अतोअम सूत्र से अदंत कौशेय शब्द से परे सु को नपुंसक लिंग में अम आदेश हो जाता है। अतोअम सूत्र अदंत प्रातिपदिक से परे नपुंसक लिंग में स्थित सु और अम को अम आदेश करता है। तो यहाँ अदंत प्रातिपदिक है कौशेय, उससे परे नपुंसक लिंग के सु को यहाँ अम आदेश हुआ, तब हमारी स्थिति बनती है कौशेय प्लस अम। अब यहाँ यदि हम देखें कौशेय अदंत है, उससे परे अम का आकार है, तो यहाँ अनेकानेक सूत्रों की प्रवृत्ति होती है। सर्वप्रथम हम यदि देखें तो अ से परे सवर्ण अच है, अतः अकह सवर्णे दीर्घ सूत्र से सवर्ण दीर्घ आदेश की प्राप्ति होती है। किंतु दूसरा सूत्र आता है अतो गुणे। अत से परे यदि गुण संज्ञक वर्ण हो तो यहाँ पर अम में अकार है जो गुण संज्ञक है, तो अतो गुणे सूत्र अकह सवर्णे दीर्घ सूत्र का बाध करता है और कहता है कि अत से परे यदि गुण संज्ञक वर्ण हो तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर एक पररूप आदेश होता है। तदुपरांत अमी पूर्व सूत्र उसका भी बाध करता है और कहता है कि अत से परे यदि अम का आकार परे हो तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर एक पूर्व रूप आदेश होता है। तो यहाँ अम विभक्ति का आकार परे है अदंत शब्द कौशेय से, अतः दोनों आकारों के स्थान पर अर्थात य में स्थित आकार और अम में स्थित आदि आकार को एक पूर्व रूप आदेश अर्थात पूर्व का यकार में स्थित आकार के समान एक आकार आदेश होकर कौशेयम रूप सिद्ध होता है नपुंसक लिंग में प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में। तो यहाँ यह ध्यातव्य है कि जब भी हम अमी पूर्व सूत्र की प्रवृत्ति करते हैं तो हमें याद रहना चाहिए कि अमी पूर्व सूत्र की प्रवृत्ति दो सूत्रों को बाध करने के उपरांत प्राप्त होती है। सर्वप्रथम अकह सवर्णे दीर्घ, अकह सवर्णे दीर्घ का बाध करता है अतो गुणे सूत्र,
अतो गुणे सूत्र का बाध करता है अमी पूर्व सूत्र। तीनों में लगभग शब्दों को यदि देखें तो उनमें वर्णों की सर्वत्र समानता देखी जा सकती है, लेकिन भिन्न भिन्न प्रकार के वर्णों की प्रयोग के कारण एक दूसरे सूत्र का ये बाध करते हैं। और अम यदि परे होता है तो अमी पूर्व सूत्र से पूर्व रूप आदेश होता है। पूर्व रूप का संबंध पूर्व के वर्ण के समान वर्ण आदेश होता है, पर रूप का मतलब पर वर्ण के समान आदेश होता है। ये दो चीजें विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए कि पूर्व रूप और पर रूप। पूर्व रूप में नित्य कार्य जो होता है पूर्व वर्ण के अनुरूप होता है, चाहे वह गुण हो चाहे वृद्धि हो। वहाँ कई जगह पर पूर्व सवर्ण दीर्घ आदेश बताया जाता है, तो पूर्व सवर्ण दीर्घ का मतलब पूर्व में जैसा वर्ण है उसका दीर्घ वर्ण। तो यहाँ पर ये दो चीजें विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर कौशेयम, यह प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में पद सिद्ध किया है। दो प्रकार के शब्द होते हैं, एक पुल्लिंग के शब्द, एक नपुंसक लिंग के शब्द। तो नपुंसक लिंग में नित्य सु और अम को अम आदेश होता है, और पुल्लिंग में सु को विसर्ग आदेश होता है। जैसे कि पीछे की अधिकांश पदों की सिद्धियों में हमने विसर्ग कार्य किया है, उनके लिए प्रयुक्त किए जाने वाले सूत्रों को भी हमने निरंतर प्रयोग किया है। तो यह सु को विसर्ग करने के कार्य को या सूत्रों को हमें याद रखना चाहिए। और नपुंसक लिंग के लिए यह प्रक्रिया जो सु औ जस से शुरू होती है और अमी पूर्व तक चलती है, यह नपुंसक लिंग की प्रक्रिया है। तो ये दो प्रकार की प्रक्रिया हमें नित्य ध्यान रखनी चाहिए। धन्यवाद।